जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका पहुंचे पाकिस्तान के 3 युद्धपोत। फिर अचानक भारत ने भी भेज दिया अपना जंगी जहाज। दोस्तों आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, होने क्या वाला है, क्यों अचानक श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने अपने अपने युद्धपोतों को और जंगी जहाजों को वहां भेजा। चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के सरकार जाने के बाद और वहां पर मार्क कार्नी के सरकार आने के बाद अब खालिस्तानियों ने इस नए देश को बना लिया अपना गढ़। दोस्तों बताएंगे कौन सा है वो देश और इसमें पाकिस्तान और तुर्की की है बहुत बड़ी भागीदारी। इन दोनों देशों ने मिलकर इस नए देश में खालिस्तानियों का गढ़ बनाने का कर दिया सहयोग। दोस्तों बताएंगे कौन सा है वो नया देश। तो वहीं भारत के ड्रोन सर्विलांस से घबराया बांग्लादेश खुद कर रहा तुर्की के ड्रोन से निगरानी, अब दिल्ली में उठाएगा मुद्दा। जी हाँ, वही किसने कहा कि बांग्लादेश के गृह मंत्री भारत की भाषा बोल रहे हैं, कहते हुए भड़के तारिक रहमान पर कौन है वो। साथ ही साथ चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे, ना राफेल ना F-35 अब अपना भारत ला रहा स्पेशल लड़ाकों की फौज। दोस्तों 19,000 करोड़ की डील होगी, दुश्मनों की बंद जाएगी घिग्गी। वही यूएनएससी से पाकिस्तान की हुई छुट्टी। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी, विस्तार से अपडेट आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत में मौजूद घुसपैठियों को वापस निकाला जाना चाहिए और ये काम तुरंत प्रभाव से होने चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट इन दिनों एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक हलचल का गवाह बन रहा है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाज एक साथ श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचे हैं। जी हां, 1 जून को भारतीय नौसेना का जहाज एरावत और पाकिस्तान के नेवी शिप कोलंबो पोर्ट पहुंचे। खुद ही श्रीलंका की नौसेना ने दोनों देशों के जहाजों के कोलंबो पहुंचने की जानकारी दी है। इस घटनाक्रम से रणनीतिक जानकारों के बीच ये सवाल उठना लाजमी है, जरूरी है, अहम हो जाता है कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, ऐसा क्यों हुआ। जनरली यूजुअली ऐसा नहीं देखा जाता दोस्तों, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल उठने लाजमी है। बता दे पाकिस्तान नौसेना के 3 प्रमुख पोत PNS तैमूर, PNS असलत और पनडुब्बी PNS M हंगोर इस सप्ताह कोलंबो पहुंचे हैं। आधिकारिक तौर पर यह एक सद्भावना यात्रा है और ईंधन व लॉजिस्टिक्स सप्लाई के लिए पाकिस्तानी जहाज श्रीलंका गए हैं। पाकिस्तानी जहाजों की कमान कई नौसैनिक अधिकारियों के पास है। इनमें PNS तैमूर के कैप्टन नेमत सईद खान, PNS असलात के कैप्टन नादिर मतीन अफरीदी और पनडुब्बी के कैप्टन उजैर फारूक शामिल हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि पाकिस्तानी नौसेना की टुकड़ियां पश्चिमी तट पर श्रीलंका नेवी के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रू के सदस्य भी श्रीलंका के कई प्रमुख जगहों का भ्रमण करेंगे। इस घटनाक्रम में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS M हंगोर है, जो चीन द्वारा निर्मित है। दोस्तों श्रीलंका के बंदरगाहों पर चीन युद्धपोतों या चीन की तकनीक से बने सैन्य हथियारों की आवाजाही को लेकर भारत जो है वो हमेशा से ही सतर्क और संवेदनशील रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसा हुआ तो इस खबर ने तूल पकड़ लिया। बता दे भारतीय नौसेना का शक्तिशाली लैंडिंग शिप टैंक INS एरावत ठीक उसी समय 1 जून 2026 को कोलंबो पोर्ट पर पहुंच गया। इसे ऑपरेशनल टर्न अराउंड यानी ईंधन भरने, आराम करने और मामूली मरम्मत के लिए वहां भेजा गया है। ये जहाज एक लैंडिंग शिप टैंक है जिसकी कमान कमांडर IP पालिट 4 के हाथों में है। भारतीय क्रू सदस्य श्रीलंका नेवी की ओर से आयोजित कई पेशेवर और आपसी तालमेल व भाईचारा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत द्वारा अपने जंगी जहाज को उसी समय कोलंबो भेजना कूटनीतिक रूप से एक स्पष्ट संदेश है। ये दर्शाता है कि नई दिल्ली अपने समुद्री पड़ोस में होने वाली हर गतिविधि, विशेषकर जहां पाकिस्तान और चीन का दखल हो, वहां पर पैनी नजर रख रहा है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यही असली वजह है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी PNS M हंगोर श्रीलंका के पोर्ट पर भेजा, तभी अपने भारत ने इसी वजह से कि कहीं ये चीन की पनडुब्बी जासूसी ना कर ले, ऐसे में अपने भारत ने आनन फानन में तुरंत प्रभाव से एक अलग कारण देकर दोस्तों अपना जंगी जहाज भी कोलंबो भेज दिया। जिसके बाद इस पाकिस्तान और चीन की मिली भगत के सारे एजेंडे, सारे मंसूबे और सारी प्लानिंग्स पर पानी फेर दिया। दोस्तों भारत की कूट
कूटनीति यूं ही दुनिया में राज नहीं करती। यही वजह है कि भारत ने अपने जंगी जहाज वहां भेजे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा और लिखकर बताइएगा कि भारत ने यह कदम उठाकर सही डिसीजन लिया या फिर नहीं। साथ में रिक्वेस्ट है दोस्तों, सामने लाइक का बटन है, भारत की बेस्ट कूटनीति के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को सबसे पहले दबा दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना, लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, अगली सबसे बड़ी खबर, अजरबैजान बन रहा अब खालिस्तानियों का नया गढ़। पाकिस्तान और तुर्की की है इनमें बड़ी भागीदारी। भारत के खिलाफ नई साजिश की नई खबर आपको बता दें, जो कोई नहीं बताएगा। दरअसल दोस्तों, खालिस्तान समर्थकों ने अब पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को अपना नया ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में जैसे जैसे खालिस्तानी समर्थकों को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, इन्होंने पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान को नया गढ़ बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर अजरबैजान के अंदर खालिस्तान समर्थकों के बनने वाले इस नए कैंप पर है और उनके स्थिति में आने वाले भौगोलिक बदलाव पर नजर रखी जा रही है। CNN न्यूज 18 ने वरिष्ठ खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि अजरबैजान कुछ ऐसे खालिस्तान संबंधित नेटवर्कों के लिए एक नया केंद्र बनकर उभरा है, जो पश्चिमी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पैनी नजरों से दूर है और यहाँ ये तत्व अपनी गतिविधियों के लिए जगह तलाश रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान का बढ़ता महत्व उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, आसान वीजा प्रक्रियाओं और बदलते क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरणों का मिला जुला परिणाम है। यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित यह देश पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया से आसान संपर्क सुविधा प्रदान करता है। यही बात है कि इसे उन अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के लिए आकर्षक बनाती है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को बनाए रखते हुए भी अपेक्षाकृत कम सुर्खियों में रहना चाहते हैं। खालिस्तान समर्थकों का अजरबैजान में जुटना एक ट्रेंड का हिस्सा है, जिसके तहत ये देश पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर भारत विरोधी गुट का हिस्सा है। अजरबैजान के पाकिस्तान और तुर्की के साथ काफी मजबूत रिश्ते हैं। दोस्तों, सुरक्षा अधिकारियों का यह भी मानना है कि इस गठबंधन का महत्व और भी तब बढ़ गया जब भारत ने अजरबैजान के लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी आर्मेनिया के साथ अपने राजनयिक और रक्षा संबंधों को गहरा किया है और साथ ही इजराइल के साथ भी अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की इन दोनों ने मिलकर इन खालिस्तानियों के लिए नया गढ़ अजरबैजान बनवा दिया है, क्योंकि अजरबैजान और पाकिस्तान, तुर्की ये तीनों आपस में बेहतरीन दोस्त हैं। अब ऐसे में एक नया गेम प्लान रच रहे हैं भारत के खिलाफ। अजरबैजान में इन खालिस्तानियों को घर मुहैया करवा कर ये फिर भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होने वाले और भारत इनके मंसूबों को पानी में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा, तो कमेंट में मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे जरूर लिख दीजिएगा, या आपकी जो भी इस पर पर्सनल राय हो वो भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, उधर भारत के ड्रोन सर्विलांस से घबराया बांग्लादेश, जल्दबाजी में तुर्की के ड्रोन से करने लगा निगरानी। दोस्तों, अब उठाएगा है दिल्ली में यह मुद्दा। दरअसल भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से बांग्लादेश की टेंशन बढ़ा दी है, या यूं कहें कि बांग्लादेश ने अपनी टेंशन बढ़ा ली है। जी हां, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB ने आगामी 7 जून से शुरू होने जा रही दिल्ली में होने वाली दोनों देशों की सीमा रक्षक बलों की बैठक में उठाने की योजना बनाई है। 7 से 11 जून तक चलने वाली 5 दिवसीय बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। BGB ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी BSF पर जबरन लोगों को बांग्लादेश में धकेलने का आरोप लगाया है और इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति बन रही है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नई दिल्ली में होने वाली डायरेक्टर जनरल स्तर की बैठक में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर BSF के निगरानी ड्रोन के इस्तेमाल और उससे जुड़े हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दों को उठाएगी। इस बैठक में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड की 18 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी, जिसका नेतृत्व BGB के महानिदेशक DG मेजर जनरल अशरफुज्जमा सिद्दीकी करेंगे। दोस्तों, बॉर्डर पर BSF के ड्रोन खास रणनीतिक और सामरिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें मुख्य रूप से बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, पशुओं की तस्करी, नकली नोट व नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए तैनात किया गया है। अब इस पर भी बांग्लादेश को आपत्ति दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वहीं तारिक रहमान सरकार पर क्यों भड़के, बांग्लादेशी एक्सपर्ट कहने लगे कि बांग्लादेश के गृह मंत्री जो हैं वो भारत की भाषा बोल रहे हैं। जी हां, बांग्लादेशी गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद के भारत की सीमा पर बॉर्डर किलिंग को लेकर दिए गए बयान के बाद बांग्लादेश के अंदर एक बहस छेड़ दी है। बांग्लादेश में इस बयान को भारत के पक्ष में बताया जा रहा है। बांग्लादेश में यह बहस छिड़ गई है कि क्या देश के गृह मंत्री ने अपने एक बयान से उस मुद्दे को खत्म कर दिया है जिसे ढाका दशकों से भारत के समक्ष उठाता रहा है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने
2 जून को सचिवालय में पत्रकारों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर किलिंग के मुद्दे पर बयान दिया था, जो अब सुर्खियों में है। ऐसे में बांग्लादेश में विशेषज्ञों ने इस बयान को भारत के पक्ष में बताया और कहा कि इसकी भाषा वही है जो भारत के अधिकारी और समर्थक सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश के लेखक और पत्रकार जन्नतुल नईम ने डेली स्टार में लिखा, ये वही तर्क है जिसका सहारा भारत सरकार का हर प्रवक्ता लेता है जब भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा की गई हत्याओं का मुद्दा उठता है। वहीं आपको बता दें, ना राफेल ना F-35 लड़ाकू मिसाइल, भारत ला रहा स्पेशल लड़ाकों की फौज। दोस्तों, अब दुश्मनों की बनने वाली है घिग्गी। 19,000 करोड़ की जल्द होगी डील। आपको बता दें क्या है सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर जिसने चीन और पाकिस्तान की आत्माओं तक को हिला डाला। दोस्तों, क्या है भारत की अब नई पीढ़ी के सुपर लड़ाकों पर नजर, दुश्मन होगा पस्त। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध में तबाही मचाने वाले छुटके ब्रह्मास्त्र अब भारत की सेना का बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत इन स्पेशल योद्धाओं की फौज लाने जा रहा है। जासूसी के साथ मारने में अव्वल छुटकू हथियार ड्रोन अब भारतीय सेनाओं का बड़ा हिस्सा होंगे। चाहे कराची हो या लाहौर या चीन का कोई इलाका, कोई भी इनकी जद से दूर नहीं होगा। इसी को लेकर भारत इस साल सबसे बड़ी डील करने जा रहा है और करीब 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के सैन्य ड्रोन खरीद सकता है। भारत सरकार इस साल घरेलू कंपनियों से 19,000 करोड़ रुपए यानी करीब $2 अरब से अधिक के सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों की माने तो यह देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन खरीद कार्यक्रम हो सकता है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह के मुताबिक इस खरीद प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है और अगले 18 से 24 महीनों में ड्रोन की आपूर्ति शुरू हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि सरकार का फोकस इंडियन मेड ड्रोन पर है। ऐसे में स्वदेशी फाइटर अब देश की सेना में सुरक्षा की कमान संभालेंगे। दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कमेंट में कह दीजिएगा। साथ ही साथ उधर आपको बता दें, UNSC से पाकिस्तान की हो गई छुट्टी। पहली बार यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, जिसका बढ़ने वाला है कद। जी हां दोस्तों, बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान की विदाई होने जा रही है। 3 जून को हुए UNSC के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा। वहीं ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे भी गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। पाकिस्तान का कार्यकाल इसी साल के आखिरी में खत्म हो रहा है। नए चुने गए सदस्य देश पाकिस्तान, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस और सोमालिया की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये देश 1 जनवरी 2027 से अपनी सीट संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक परिषद में रहेंगे। सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्य देशों के कम से कम 2/3 वोट हासिल करने होते हैं। अगर सभी 193 सदस्य देश मौजूद हो और मतदान करे तो जीत के लिए कम से कम 129 वोट जरूरी होते हैं। जो देश मतदान से दूर रहते हैं उन्हें वोटिंग में शामिल नहीं माना जाता। अब ऐसे में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद से विदाई पर आपका क्या कहना है दोस्तों? आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही हुआ तो राय दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, राफेल से टक्कर का टूटा पाकिस्तान का सपना। पाकिस्तान को चीन ने बीच राह में छोड़ा, पैसे नहीं दिए तो रोक दिए J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी। दोस्तों, आपको बता दें वैसे ही सुखी हवाबाजी करता है पाकिस्तान, जिसका एक और नया खुलासा सामने आया है। भारत के राफेल के सामने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने का पाकिस्तान का सपना फिलहाल अधूरा रह गया है। फ्रांस की रक्षा वेबसाइट मेटा डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को मिलने वाले 16 J-10CE लड़ाकू विमानों की डिलीवरी रोक दी है। वजह साफ है दोस्तों, वजह है पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत और समय पर भुगतान न कर पाना। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने चीन से कुल 36 J-10CE फाइटर जेट और करीब 250 PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें खरीदने का समझौता किया था। इनमें से 20 जेट पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन बाकी 16 विमानों की खेप अब भुगतान अटकने के कारण रोक दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान J-10CE को अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण का अहम हिस्सा मानता है। चीन का ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान आयजा रडार यानी AESA रडार और लंबी दूरी की PL-15E मिसाइल से लैस है। पाकिस्तान का मानना था कि अतिरिक्त J-10CE स्क्वाड्रन मिलने से भारतीय वायुसेना के मुकाबले उसकी स्थिति मजबूत होगी। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती 20 विमान चीन के वित्तीय संस्थानों की ओर से दिए गए सॉफ्ट लोन की मदद से पाकिस्तान को मिले थे, लेकिन बाकी विमानों के लिए पहले भुगतान फिर डिलीवरी की शर्त लागू थी। पाकिस्तान अभी भी 2021 से 2024 के आर्थिक संकट के असर से जूझ रहा है। दोस्तों, ये हालत है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी अकड़ ढीला नहीं पड़ रहा है। वहीं बता दें, सीमा विवाद पर साइलेंट हुए बालेंद्र शाह भारत से बॉर्डर कंट्रोवर्सी को अब ऐसे सुलझाएगा नेपाल। दरअसल भारत के तल्ख तेवर के बाद नेपाल ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझा
सुलझाने की कवायद शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छाने के नई दिल्ली दौरा समाप्त होने के तुरंत बाद ही नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी अब भारत आएंगे, जैसा कि हमने सुबह आपको बताया था। दोस्तों, खनाल यहाँ पर अपने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल में रवि लामी छाने के साथ आए सांसद दीपक बोहरा ने कहा कि भारत ने सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव लाने के लिए कहा है, हम साथ बैठकर बातचीत करेंगे। बीबीसी नेपाली से बात करते हुए बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रवि लामी छाने के बीच अच्छी बातचीत हुई है। भारत ने सकारात्मक प्रयास करने की बात कही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पूरी तरह से अब साइलेंट है। दोस्तों, 31 मई के बाद बालेंद्र नेपाल की संसद में भी नहीं पहुंचे हैं। बालेंद्र के संसद में नहीं पहुंचने की वजह से 3 दिनों से संसद की कार्यवाही ठप पड़ गई है। इतना ही नहीं, सरकार के प्रवक्ता और विदेश मंत्रालय दोनों ने बालेंद्र के कब्जे वाले बयान का खंडन कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिस तरीके से बालेंद्र के बयान को लिया गया है वो सही नहीं है। नेपाल विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा था कि नेपाल ने भी कुछ इलाकों में भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अब आप यूं समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे नए नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, वो भी जेनज़ी आंदोलन के बाद, ऐसे में उनको लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद एकदम से भूचाल ला देंगे, एकदम से बदलाव ला देंगे नेपाल में और बाकी देशों के साथ ऐसे रिश्ते रखेंगे जैसा कि डोमिनेंट देश बनकर नेपाल उभरेगा। लेकिन लगातार चिल्लाने के बाद, लगातार गलत इल्जाम लगाने के बाद, अपनी पूरी कोशिश, पूरी जान लगा देने के बाद अब बालेंद्र शाह को पता चल चुका है दोस्तों कि रियलिटी यही है कि जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलना पड़ेगा, वरना जो थोड़ा बहुत नेपाल की शान बची हुई है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। अब ऐसे में जब से रवि लामी छाने भारत दौरे पर आए हैं तब से नेपाली पीएम का भारत के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ या ऐसे भी आक्रामक बयान शांत पड़ चुके हैं। दोस्तों, रवि लामी छाने के बाद एक भी बयान जारी नहीं किया है नेपाली पीएम बालेंद्र शाह ने। इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बालेंद्र शाह की जो हेगड़ी थी वो निकल चुकी है और अब वो कोई नया रास्ता ढूंढेंगे मामलों को हल करने के लिए। जी हाँ, वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, अमित शाह पर लगाया था गंभीर आरोप जिससे बांग्लादेश तक खलबली मच चुकी है। जी हां, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम घसीटने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये शिकायत सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक वकील द्वारा दर्ज कराई गई है। यह विवाद 2 जून 2026 को कोलकाता के धर्मतला वाई चैनल में टीएमसी के एक धरना प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में हुई एक बड़ी हत्या के पीछे की पूरी साजिश और लोगों के नामों की जानकारी है, लेकिन वो उनका खुलासा नहीं करेंगी क्योंकि इससे पड़ोसी देश में उथल पुथल मच सकती है। उनका इशारा स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की ओर था। दोस्तों, अब ऐसे में हर तरीके से घिरती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। पहले तो उनकी पार्टी टूटती जा रही है और अब एफआईआर भी हो गई है उनके नाम की। इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को।